वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज हेडलाइंस के साथ। इंडोनेशिया के मशरक़ी हिस्से में आया 7.3 शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी करके वापस ले ली गई। ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात के बारे में फिलहाल तफसीलात नहीं आ सकी मंजर आम पर। WHO और आलमी बैंक ने जारी किया मुश्तरका बयान। कहा, कोरोना वबा से 50 करोड़ लोग गुर्बत का शिकार। 1930 के बाद का बदतरीन माशी बहरान ने लिया है जन्म। तालिबान ने अमेरिका की जानिब बढ़ाए दोस्ती के हाथ। कहा, हम अमेरिका समेत आलमी बरादरी से चाहते हैं खुशगवार ताल्लुकात। अमेरिका से अफगानिस्तान के सीज किए गए एसेट को रिलीज कराने का किया मुतालबा। महंगाई से आम आदमी को फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। रिटेल के बाद अब होलसेल महंगाई में हुआ इजाफा। माहिरीन ने आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद इजाफे का जाहिर किया अंदेशा। मोदी के मिनिस्टर के बेटे अजय मिश्रा की बढ़ेंगी मुश्किलें। लखीमपुर खीरी मामले की जांच कर रही SIT ने दिया चौंकाने वाला बयान। कहा, किसानों पर गाड़ी चढ़ाना एक सोची समझी साजिश का था हिस्सा। राज्यसभा से 12 अरकान को सस्पेंड करने के मामले पर अपोजिशन मुत्तहद। पार्लियामेंट के बाहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी ने कहा, जाती साख की नहीं, पार्लियामेंट के विकार की है लड़ाई। इंडोनेशिया के मशरक़ी हिस्से में ताकतवर ज़लज़ला आया है। इस ज़लज़ले की शिद्दत 7.3 यानी 7.3 रिएक्टर स्केल पर रिकॉर्ड की गई। हुकाम की तरफ से ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग भी जारी की गई थी, ताहम बाद में इसे वापस ले लिया गया। अभी तक इस ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात के बारे में मालूमात दस्तियाब नहीं है। ज़लज़ले का मरकज़ जज़ीरा फ्लोरेस से 110 किलोमीटर शुमाल मगरब में 12 किलोमीटर की गहराई में था। इस ज़लज़ले के बाद ज़मीनी झटके भी मुतवक्को हैं। इंडोनेशिया अर्जियाती लिहाज से एक ऐसे हिस्से में वाक़ है जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का नाम दिया जाता है, जहां ज़लज़ले और आतिशफिशा पहाड़ अक्सर लावा उगलते रहते हैं। दुनिया भर में गुज़िश्ता बरस निस्फ अरब यानी 50 करोड़ से ज़ायद अफराद शदीद गुर्बत का शिकार हो गए, क्योंकि कोरोना वबा के बाद उन्हें सेहत के लिए अपनी जेबों से अदायगियाँ करनी पड़ी। आलमी इदारे सेहत WHO और आलमी बैंक ने एक मुश्तरका बयान में कहा कि आलमी वबा ने बैनुल-अक़वामी सतह पर सेहत की खदमात को मुतासर किया और 1930 के बाद बदतरीन माशी बहरान ने जन्म लिया, जिसने लोगों के लिए सेहत की सहूलियात के लिए अदायगी करना मजीद मुश्किल बना दिया। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा कि तमाम हुकूमतें इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर अपनी कोशिशें बहाल और तेज़ कर दें कि हर शहरी को माली असरात के खौफ के बगैर सेहत की सहूलियात तक रसाई हो। आलमी इदारे सेहत ने हुकूमतों पर जोर दिया कि हेल्थ केयर सिस्टम पर अपनी तवज्जो बढ़ाएं और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की राह पर कायम रहें, जो WHO के मुताबिक हर किसी की बगैर माली मुश्किलात के सेहत सहूलत तक रसाई है। तालिबान ने अपने तेवर नरम करते हुए अब अमेरिका की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दरअसल तालिबान ने अमेरिकी पाबंदियों को गैर मौसर करार देते हुए एक बार फिर अपने मुल्क के सीज किए गए एसेट्स को रिलीज कराने का मुतालबा किया। अफगान खबर रसाई एजेंसी आवा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की अबूरी हुकूमत की वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने अफगानिस्तान पर मगरबी ममालिक की पाबंदियों और दबाव पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अमेरिकी पाबंदियां गैर मौसर साबित होंगी और आखिरकार अमेरिका अफगानिस्तान के सिलसिले में अपनी खारजा पॉलिसियां तब्दील करने पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने आलमी बरादरी के साथ ताल्लुकात की इस्तवारी पर जोर देते हुए कहा कि इस सिलसिले में अमेरिका के साथ ताल्लुकात में भी हमें कोई मुश्किल नहीं है और हम सिफारती तरीक़ों से दोनों ममालिक के दरमियान मुश्किलात हल करने के ख्वाहां हैं। उन्होंने खुद मुख्तार अफगानिस्तान को अमेरिका के मफाद में करार देने के साथ साथ तालिबान की गुज़िश्ता पॉलिसियों में तब्दीली पर भी जोर दिया है। अमीर खान मुत्तकी का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने अफगानिस्तान में शदीद भूखमरी का अंदेशा जाहिर किया है।
साबिक़ अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गान मुफ्ती अहमद ज़ुल्फ़िकार खलीलज़ाद ने कहा कि दोहा में होने वाले समझौते से पहले कई बरसों से लड़ाई में सबकत हासिल नहीं हो रही थी, यानी अमेरिका को फ़ौजी कामयाबी नहीं मिल रही थी और फ़ौजी मामलात हौसला अफजा नहीं थे। तालिबान मजबूत होते जा रहे थे, जबकि अमेरिका इस बात का भी कायल हो चुका था कि इस महंगी तरीन लड़ाई को जारी नहीं रखा जा सकता। इन ख्यालात का इजहार ज़ुल्फ़िकार खलीलज़ाद ने एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि एशिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो चुका है और अमेरिका को इससे मुताबिकत पैदा करने की ज़रूरत है। बकौल उनके इस वक्त सूरत हाल ये थी कि अफ़गानिस्तान इस पैमाने की दहशतगर्दी का मरकज़ नहीं रहा था जैसा कि पहले हुआ करता था। सदर ट्रंप ने मुझसे कहा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हम किसी ऐसे मुआहदे के लिए बातचीत शुरू कर सकें जो इस बात को यकीनी बनाए कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए ऐसी जगह ना बने जिससे अमेरिका को खतरा लाहक रहे, बल्कि अफ़गानों को भी साथ बिठाया जाए कि वो आपस में इन बातों का कोई सियासी हल तलाश कर सके जिनका अब हमें फ़ौजी हल नज़र नहीं आता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने मुत्तहिदा अरब अमारात के तारीख़ी दौरे के मौके पर अबू ज़बी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की है और उनसे दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख़याल किया है। इसराइली हुकाम के मुताबिक इतवार को रात देर गए वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट अमारती दारुल हुकूमत पहुँचे थे और उन्होंने शेख मोहम्मद से उनके ज़ाती महल में मुलाकात की। दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़िश्ता साल अगस्त में दो तरफ़ा सिफारती ताल्लुक़ात इस्तवार होने के बाद किसी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का यूएई का ये पहला सरकारी दौरा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान के मुताबिक बेनेट ने कहा कि उनका दौरा खित्ते में एक नई हकीकत को पेश करता है। क़ब्ल अज़ीं उनके दौरे से मुताल्लिक़ ये तवक्को की जा रही थी कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती रवाबित को मजबूती पर तवज्जो मरकूज़ करें। उन्होंने यूएई की सरकारी खबर रसाई एजेंसी वाम को बताया कि मेरी राय में खित्ता एक नई हकीकत देख रहा है और हम अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नफ्ताली बेनेट का ये भी कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह इसराइल भी तिजारत का इलाक़ाई मरकज़ है। हमारा ताउन न सिर्फ हमारे लिए बल्कि मज़ीद ममालिक के लिए भी बेमिसाल माशी मौक़े फ़राहम करता है। I'm about to depart to the United Arab Emirates in the first ever official visit of an Israeli Prime Minister. I'll be meeting with Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed. We're going to be discussing ways to further our cooperation in a number of fields, especially strengthening our economic and commercial ties. In just 1 year since normalizing our relationship, we've already seen the extraordinary potential of the Israel-UAE partnership, and this is just the beginning. हमास के बैरून मुल्क के सियासी ब्यूरो के सरबराह खालिद मशाल ने सऊदी अरब में तहरीक के ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई के लिए कोशिश जारी रखने की तस्दीक कर दी है। मशाल ने तुर्की से नशरियात पेश करने वाले TRT चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हम अरब कंट्रीज़ के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी और अरब मुल्कों के मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुकात के मजबूत होने के नताइज में सऊदी अरब में कैद फ़लस्तीनियों की रिहाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने मुमलिकत की क़यादत से ज़ेर हिरासत फ़लस्तीनियों की जल्द रिहाई को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों के बारे में बात करते हुए खालिद मशाल ने कहा कि दुश्मन की कैद में मौजूद फ़लस्तीनियों की रिहाई उनकी पार्टी की पहली तरजीह है। नाबलस के जुनूब में फ़लस्तीनी अराज़ी पर तामीर होने वाले एली बस्ती के करीब पत्थर फेंकने से मुतअद्दिद यहूदी आबादकार ज़ख्मी हो गए। इब्रानी मीडिया ने इत्तला दी है कि 4 आबादकार एली बस्ती के करीब ज़ख्मी हुए जो नाबलस के जुनूब में मशरक़ी अल-लिबन गाँव की ज़मीनों पर बनाए गए हैं। इस बस्ती के करीब इसराइली गाड़ियों पर पथराव किया गया। मशरक़ी अल-लिबन की सरजमीन पर 2 बस्तियां हैं जो गाँव के मकीनों के लिए एक मुसलसल डरावना ख्वाब बनी हुई है। इनमें मौलिया लिफूना जो गाँव के जुनूबी जानिब वाक़े है और एली नामी गाँव है जो जुनूब मशरक़ी इलाक़े में मौजूद है। आलमी फौजदारी अदालत ने तमाम ममालिक से मुतालबा किया है कि वो लीबिया में सदारती उम्मीदवार सैफुल इस्लाम क़ज़्ज़ाफ़ी की गिरफ्तारी के लिए अदालत के साथ ताउन करें, इसलिए कि साबिक़ लीबिया के सरबराह कर्नल मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम अभी तक आलमी अदालत को मतलूब हैं। आलमी फौजदारी अदालत ने कहा कि लीबिया के साबिक़ सरबराह मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी के बेटे पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने
2011 में अपने वालिद की हुकूमत के खिलाफ अवामी एहतजाज को कुचलने की कोशिश में इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया। अदालत ने बावर कराया कि सैफुल इस्लाम के खिलाफ जारी गिरफ्तारी का वारंट अब भी नाफिजुल अमल है और इसकी कानूनी हैसियत तब्दील नहीं होगी। चीन ने अमेरिका से कहा है कि वो बीजिंग पर इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों की आड़ में चीनी शहरियों और इदारों पर पाबंदियां आयद करने का अपना हालिया फैसला वापस ले। चीन ने साथ ही वार्निंग दी कि अमेरिका की अंधाधुंध पाबंदियों का जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने जुमे के रोज़ मुतादिद चीनी शहरियों और कंपनियों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया था। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अमेरिका के इन इक़दामात पर तनक़ीद करते हुए उन्हें घटिया कार्रवाई करार दे दिया है। एक बार फिर सोशल मीडिया पर अमेरिकी पुलिस की नस्ल परस्ती यानी रेसिज्म को जाहिर करता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक सफ़ेद फार्म पुलिस अफसर बिला वजह एक सियाह फार्म अमेरिकी शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है, जबकि खुद वो शख्स और आसपास खड़े दिगर अफराद पुलिस अफसर से पूछ रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मगर वो कोई जवाब दिए बगैर अपने तशद्दुद का सिलसिला जारी रखे हुए है। What are you doing? You're supposed to de-escalate. How is this de-escalating? How the fuck is this de-escalating, dog? What are you doing? What's your badge number? Badge number, bitch! What are you doing? What are you doing? Why is he under arrest? Why is he under arrest? He did nothing. He did nothing for this. Why did you put the hands on me? Why? How? How? अमेरिकी न्यूज़ मैगजीन टाइम ने इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी टेस्ला और खलाई कंपनी स्पेस एक्स के सरबराह एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर यानी साल की बेहतरीन शख्सियत करार दिया है। टाइम के एडिटर इन चीफ एडवर्ड ने इस फैसले के हक़ में लिखा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर और मुमकिन तौर पर ज़मीन से बाहर भी लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर करते हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स के सरबराह 50 साला एलन दुनिया के एक अमीर तरीन शख्स हैं, जिनके असासों की मालियत 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा है। वर्ल्ड न्यूज़ में आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद नेशनल न्यूज़। पहले से खस्ता हाल हो चुके आम लोगों को महंगाई से राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। आम लोगों को 24 घंटों के अंदर महंगाई ने डबल झटका दिया है। रिटेल महंगाई के बाद अब होलसेल महंगाई भी बढ़ गई है। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें पिछले 5 महीनों में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई हैं। पिछले महीने न सिर्फ सब्जियों की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ था, बल्कि अंडे और गोश्त की कीमतें भी बढ़ गई थी। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में भी इजाफा दर्ज किया गया। रिटेल महंगाई के आदाद और शुमार के मुताबिक महंगाई बढ़कर करीब 5% हो गई है, जिसकी वजह से सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में एमपीसी की मीटिंग के बाद महंगाई को लेकर अंदाज़ा जाहिर किया था। बहरहाल माहिरीन के मुताबिक आम आदमी को महंगाई से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी, बल्कि अंदेशा जाहिर किया गया है कि महंगाई में मज़ीद इजाफा हो सकता है। लखीमपुर खीरी मामले में मोदी सरकार के मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने कहा है कि लखीमपुर खीरी मामले में किसानों पर गाड़ी चढ़ाना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। बता दें कि इस मामले में मरकजी वजीर अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा अहम मुलजिम है। इस मामले की जाँच कर रही पुलिस टीम ने जज को लिखा है कि आशीष मिश्रा के खिलाफ इल्ज़ामों को तय किया जाना चाहिए। इस मामले में आशीष मिश्रा और दिगर पहले ही कत्ल और साजिशों के इल्जामों का सामना कर रहे हैं। स्पेशल तहकीकाती टीम चाहती है कि इसमें कत्ल की कोशिश और दीगर इल्जामात भी जोड़े जाएं।
राज्यसभा के 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली को 14 दिन हो गए हैं। इस इशू को लेकर अपोजिशन ने मुत्तहद होकर मोदी सरकार के खिलाफ तेवर सख्त कर रखे हैं। आज मीडिया से बातचीत के दौरान अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी हुकूमत इस मसले पर अपोजिशन की आवाज़ नहीं सुन रही है। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि ये ज़ाती साख की नहीं, पार्लियामेंट के वक़ार की लड़ाई है। ये सिर्फ मुअत्तली की वापसी की लड़ाई नहीं है, बल्कि पार्लिमानी जमहूरियत की बहाली की लड़ाई है। लखीमपुर मामले पर राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को एक मिनिस्टर ने मारा। मोदी जी मीडिया के सामने गंगा नहाते हैं, लेकिन किसी और की तस्वीर नहीं आती। आप सब जानते हैं, आज हमारे जो ऑपोजिशन के सस्पेंडेड एमपीज हैं, उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीज़ों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है, वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। तो ये सही तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाउस में नहीं आते हैं, कितने दिन से नहीं आए? 13 दिन हो गए प्रधानमंत्री हाउस में नहीं आते हैं, एक दिन आते नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र को चलाने का। Number one. Secondly, such suspension is also wrong because it's based on something which is absolutely not done in a democracy. In schools and colleges, when you have debates, you allow both the parties to speak. It is the responsibility of the government to listen to the opposition, and it is the responsibility of the opposition to take issues of the people, of the janta in the house. It is unfortunate that if you are not allowed to speak, how are we going to voice your opinions? How are we going to voice the issues of India? And therefore, it is our right to be there, it is our right to speak, and therefore, the suspension of 12 members is absolutely not done. We will stand by them, we will not succumb to the chair which is constantly telling us to apologize. Apologize for what? Apologize because we are not being allowed to speak. This is not done. So we stand in solidarity with all the 12 members who have been suspended, and we will not allow the House to run till they are taken back in the House. Thank you. Say that the whole world is watching. Yes, we repeat it. The whole world is watching about the happenings in India, the biggest democracy. What is that? A government with the brute majority, with a fascist ideology, is trying to suppress the voice of dissent, the culture of discussion, and they want to say that we all are undefendable. Yes, we defended the cause of the workers, we defended the cause of the peasants, we stood for the insurance employees. अखिलेश यादव ने गंगा नदी के गंदा होने का दावा करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज किया है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी ने गंगा नदी में डुबकी इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो जानते हैं कि गंगा नदी गंदी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने गंगा की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन सीएम योगी को पता है कि गंगा में गंदगी है, इसलिए उन्होंने उसमें डुबकी नहीं लगाई। अखिलेश ने कहा कि सवाल ये है कि क्या माँ गंगा कभी साफ होगी? फंड खर्च हो रहे हैं, लेकिन नदी साफ नहीं हुई है। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद शहादत मामले पर अखिलेश यादव, मायावती और कांग्रेस पर खामोश रहने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जब बाबरी मस्जिद मामले के मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया तो तुम लोगों ने बात क्यों नहीं उठाई? पार्लियामेंट में इस बात का मुतालबा किया, ये सीबीआई किस काम की है? जब बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल का फैसला आया,
जिन मुल्जिमों की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी मुल्जिम नहीं है। हमने पार्लियामेंट में पूछा कि बताओ, क्या सीबीआई ने अपील क्यों नहीं की? किसने तोड़ा बाबरी मस्जिद को? क्या कोई समाजवादी का बोल सका? क्या कोई बीएसपी का बोल सका? क्या कोई कांग्रेस का बोल सका? मैं पूछा जाकर इन लोगों से कि बताओ तुमने बात क्यों नहीं उठाई? तो नजरें झुका दिए। मैं समझ गया, क्योंकि मस्जिद मेरी शहीद हुई थी, इनकी नहीं हुई थी। मेरी मस्जिद को शहीद किया गया था, मगर मस्जिद तो शहीद करने वालों ने शहीद किया, मगर उन्होंने हिंदुस्तान की बुनियादों को कमजोर कर दिया। तुमने अपने जालिम हाथों से एक मुबारक जगह को उसको शहीद किया, मगर हिंदुस्तान को तुमने मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह से कहा कि अगर कॉमेडी शो ही करवाना है तो राहुल गांधी जी को क्यों नहीं बुलाते। बता दें कि कुणाल कामरा और मनोवर फारूकी के स्टैंड अप कॉमेडी शो के लिए दिग्विजय सिंह ने उन्हें मदऊ किया है। इन लोगों पर हिंदू देवी देवताओं की तौहीन करने का इल्जाम है। दिग्विजय सिंह जी को अगर कॉमेडी करानी है तो जो आलू से सोना बनाते हैं उन्हें बुला लें, जो छाती में छुरा पीठ से भोंकते हैं उनको बुला लें, जो पूंजीपति को पूंजापति बोलते हैं उन्हें बुला लें। मध्य प्रदेश में कोई भी हमारे देवताओं का अपमान करने वाला शो होगा तो उसका स्थान जेल में ही होगा। किसी कीमत पर किसी की भी भावनाओं के साथ खेलने की किसी को अनुमति नहीं होगी। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इंडोनेशिया के मशरक़ी हिस्से में आया 7.3 शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी करके वापस ले ली गई। ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात के बारे में फिलहाल तफसीलात नहीं आ सकी मंजर-ए-आम पर। WHO और आलमी बैंक ने जारी किया मुश्तरका बयान। कहा कोरोना वबा से 50 करोड़ लोग गुर्बत का शिकार। 1930 के बाद का बदतरीन माशी बहरान ने लिया है जन्म। तालिबान ने अमेरिका की जानिब बढ़ाए दोस्ती के हाथ। कहा हम अमेरिका समेत आलमी बरादरी से चाहते हैं खुशगवार ताल्लुकात। अमेरिका से अफगानिस्तान के सीज किए गए एसेट को रिलीज कराने का किया मुतालबा। महंगाई से आम आदमी को फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। रिटेल के बाद अब होलसेल महंगाई में हुआ इजाफा। माहिरीन ने आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद इजाफे का जाहिर किया अंदेशा। मोदी के मिनिस्टर के बेटे अजय मिश्रा की बढ़ेंगी मुश्किलें। लखीमपुर खेरी मामले की जांच कर रही SIT ने दिया चौंकाने वाला बयान। कहा किसानों पर गाड़ी चढ़ाना एक सोची समझी साजिश का था हिस्सा। राज्यसभा से 12 अरकान को सस्पेंड करने के मामले पर अपोजिशन मुत्तहद। पार्लियामेंट के बाहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी ने कहा जाती साख की नहीं, पार्लियामेंट के विकार की है लड़ाई। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BPN चैनल।